हेलो गाइस, मैं हूं असीम अंशु एंड आई वेलकम यू टू डीएनए अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, जो कि बीएससी और एमएससी के जितने भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स नेट या गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ समझने के लिए होगा। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस। तो गाइस, गैमेटोजेनेसिस हमारी बॉडी में नेचुरल प्रोसेस को कहते हैं जो कि गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए काम करता है। गैमेट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, स्पर्म सेल्स जो कि मेल के लिए होता है और एग सेल्स जो कि फीमेल के लिए होता है। और ये गैमेट्स जो है वो गोनेट्स में डेवलप होते हैं। गोनेट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को कहते हैं, जहाँ पे कि सेक्स सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, डेवलप होते हैं। मेल्स में इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, जो कि फाइनली स्पर्म सेल्स को फॉर्म करता है। और फीमेल में इस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है, जो कि फाइनली ओवा को फॉर्म करता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे स्पर्मेटोगोनियम जो है वो मैच्योर हो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। फिर उसका मायोसिस होता है, फर्स्ट फेज ऑफ मायोसिस। उसके अंदर जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है और फिर मायोसिस सेकेंड फेज में स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं और उसके बाद मैच्योरेशन के प्रोसेस के बाद जो है फुल्ली डेवलप्ड स्पर्म सेल्स तैयार होते हैं। वहीं पे जब हम फीमेल में देखते हैं तो उगोनियम होते हैं जो कि मैच्योर होकर के प्राइमरी oocytes बनाते हैं। और प्राइमरी oocytes जो है वो उनका मायोसिस फर्स्ट फेज मायोसिस का होता है और उसके अंदर वो प्राइमरी oocytes से सेकेंडरी oocytes बनाते हैं। और फिर सेकेंडरी oocytes जो हैं वो मायोसिस सेकेंड फेज में ootids बन जाते हैं और उनका फिर डिफरेंशिएशन होता है, मैच्योरेशन होता है और फिर फाइनली फुल्ली डेवलप्ड ओवम बन जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ डज गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? तो गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत जो है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से होता है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में पीजीसीज भी कह सकते हैं। तो ये पीजीसीज जो होते हैं वो स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि अर्ली फीटल डेवलपमेंट के समय एम्ब्रायो में ही डेवलप होते हैं। और फिर जो है ये पीजीसीज का बार बार डिवीज़न होता है और फिर वो माइग्रेट करके इंटेस्टाइनल सेल्स के थ्रू जो है हमारे गोनेट्स तक पहुंचते हैं। एडल्ट के अंदर में ये पीजीसीज जो है वो स्टेम सेल्स के थ्रू डेवलप होता है, क्योंकि आप ये जरूर सोचेंगे कि जो पीजीसीज जो हैं अगर एम्ब्रायो में जो डेवलप हो गए हैं, क्या फिर उसके बाद फिर पीजीसीज नहीं बनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बनते हैं। जब हम एडल्ट हो जाते हैं उसके बाद भी पीजीसीज जो हैं वो हमारे इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स में बनते रहते हैं और फिर वो जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और फिर फाइनली गैमेट्स बनाते हैं, यानी कि स्पर्म या एग सेल्स बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्म सेल्स जो कि टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनके अंदर स्पर्म सेल्स डेवलप होते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जिनको कि स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जा सकता है, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर कंपार्टमेंट में डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, खास करके प्यूबर्टी के टाइम तक। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पीजीसीज या फिर स्पर्मेटोगोनिया के कई सारे माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं और उससे बनते हैं कई सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। और ये जो माइटोटिक डिवीज़न है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है पीजीसीज या फिर स्पर्मेटोगोनिया के मैच्योरेशन के लिए। हम लोग उसके बारे में आगे देखेंगे। तो ये पीजीसीज या स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मैच्योर हो करके कई सारे माइटोटिक डिवीजन्स के बाद मैच्योर होते हैं और फिर बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स।
और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का सबसे पहला फेज मायोटिक डिवीज़न का शुरू होता है और फिर बनते हैं दो छोटे स्मॉलर हैप्लॉइड सेल्स, जिनको कि हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, अभी जल्दी से मैं दिखला देता हूं आपको। ये एक सेल है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर जो है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स का नंबर 2n है। और मायोसिस का डिवीज़न जब होता है फर्स्ट स्टेज, तो मायोसिस का फर्स्ट स्टेज का डिवीज़न होगा तो दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये एक नया सेल बना और उसका नया न्यूक्लियस है और उसके अंदर में सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक में आ जाएगा और दूसरे में अनदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चला जाएगा। तो जो पेरेंट सेल है जो कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी कर रहा है उसे हम लोग डिप्लॉयड सेल्स कहते हैं, और जिसमें सिंगल n है यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आया है, जो डॉटर सेल्स कहेंगे, उसे हम लोग हैप्लॉइड सेल्स कहेंगे। ठीक है, आपको डिप्लॉयड सेल्स और हैप्लॉइड सेल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं मायोसिस के फर्स्ट स्टेज के डिवीज़न के बाद, उनका एक और मायोटिक डिवीज़न होगा और सेकेंड फेज में 4 हैप्लॉइड सेल्स बन के आते हैं और उन्हें हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड्स, जिनके अंदर में कि जो पेरेंट सेल होता है उसका एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, बिल्कुल वैसे ही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे पेरेंट सेल से। ठीक है, तो चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग एक एनिमेशंस की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर में आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखेगा। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है और इस ट्यूब्यूल के अंदर में आप देख सकते हैं आउटर कंपार्टमेंट में कई सारे स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। उनकी माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस डिवीज़न के बाद जो है वो डेवलप होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं और ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फर्स्ट फेज ऑफ मायोटिक डिवीज़न होता है और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और फिर सेकेंड फेज ऑफ मायोटिक डिवीज़न होता है और उसमें जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स यानी कि स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि स्पर्मेटिड्स कैसे बनते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि स्पर्मेटोगोनिया यानी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या फिर पीजीसी डिफरेंशिएट होकर के स्पर्मेटोजोआ बनाता है। स्पर्मेटोजोआ जो कि हम स्पर्म सेल्स को ही कहते हैं। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर कंपार्टमेंट में या फिर वॉल्स में होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में स्पर्मेटोगोनियम, ये सिंगुलर फॉर्म हो गया स्पर्मेटोगोनिया का, और स्पर्मेटोगोनियम जो है जो डिप्लॉयड सेल्स होता है वो उसका माइटोटिक डिवीज़न होता है और मैच्योर होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी वो भी डिप्लॉयड सेल्स ही होते हैं इनिशियली, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप होते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न होता है और फिर बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। और जो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उनका फर्दर सेकेंड मायोटिक डिवीज़न होता है और फिर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं यानी स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स जो हैं फाइनली मैच्योर होकर के और स्पर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ में फाइनल डेवलप होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के कई सारे स्टेजेस होते हैं
और उन कई स्टेजेस में से एक होता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो जर्म सेल्स यानी कि जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनको सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल्स को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो लेडिक सेल्स के साथ बाइंड करके और टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। और यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि वेरियस स्टेजेस दिया गया है, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया ए हो गया। स्पर्मेटोगोनिया ए यानी कि बहुत जर्म सेल्स का बहुत अर्ली स्टेज होता है, जिसमें कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आते हैं और फिर उनका माइटोटिक डिवीज़न होता है। कई माइटोटिक डिवीजन्स के बाद जो है वो स्पर्मेटोगोनिया बी बनते हैं, जो कि थोड़े से मैच्योर और होते हैं। और फिर फाइनली स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन्स के बाद बनते हैं, जर्म सेल्स के माइटोटिक डिवीजन्स के बाद वो बनते हैं, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने के लिए लगभग 16 दिन लग जाता है। ये पूरा माइटोसिस का जो पीरियड होता है वो 16 डेज का होता है। उसके बाद जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं तो फिर फर्स्ट फेज ऑफ मायोसिस स्टार्ट होता है और वो 24 डेज चलता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और फिर जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं तो फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस स्टार्ट होता है, जिसके अंदर की फाइनली स्पर्मेटिड्स बनते हैं और फिर फाइनली स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा, स्टेजेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के, और आपको ये अच्छे से याद कर लेना चाहिए और जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि स्पर्मेटिड्स जो है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो फाइनली मैच्योर स्पर्म सेल्स में डेवलप होते हैं। इस प्रोसेस में स्पर्मेटिड्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कंडेंस हो जाते हैं और उनका एक्रोसोम जो है वो दिखने लगता है। उसके बाद उनका टेल भी ग्रो होने लग जाता है। तो ये सबसे इनिशियल स्टेज होता है स्पर्मियोजेनेसिस का। इसके बारे में हम और हम लोग आगे स्लाइड्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनिशियल स्टेज में क्या 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 होता है। सबसे पहले तो न्यूक्लियस कंडेंस हो जाते हैं, एक्रोसोम अपीयर हो जाते हैं और टेल जो है वो ग्रो होने लग जाते हैं। उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म की ज़रूरत नहीं होती है और जो हेड वाला पार्ट है वो साइटोप्लाज्म वहाँ से निकल जाते हैं और जो टेल वाला भी पार्ट है वहाँ पे भी साइटोप्लाज्म की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी साइटोप्लाज्म निकल जाता है। जब तक स्पर्मियोजेनेसिस पूरी तरह से ख़त्म होता है तब तक साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका होता है और जो जर्म सेल्स है यानी जो स्पर्मेटिड्स हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं स्पर्म सेल्स में, तो पूरी तरह से जब स्पर्म सेल्स डेवलप होता है तब तक वो सर्टोली सेल के लाइनिंग से फ्री हो जाते हैं, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। सर्टोली सेल्स जो हैं वो भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में हैं और वो अटैच्ड होते हैं पूरे टाइम। जर्म सेल्स जो हैं शुरुआत से जब स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के और स्पर्म बनने तक सर्टोली सेल्स के साथ में अटैच्ड होते हैं, क्योंकि सर्टोली सेल्स जो है उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म सेल्स को तक डेवलप होने के लिए। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, माइग्रेशन में हेल्प करता है। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं सर्टोली सेल्स के, इसलिए सर्टोली सेल्स के साथ में अटैच रहना बहुत ही ज़रूरी होता है इनका। लेकिन जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं स्पर्म सेल्स तो सर्टोली सेल्स से रिलीज हो जाते हैं और फाइनली वो एपिडिडाइमस में आ जाते हैं। एपिडिडाइमस में आकर के स्टोर हो जाते हैं स्पर्म सेल्स, जो मैच्योर स्पर्म सेल्स हैं, और वहाँ पे फाइनली फंक्शनली मैच्योर होते हैं आगे।
तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे स्पर्मियोजेनेसिस के कई सारे स्टेजेस के बारे में, तो आइए डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो देयर आर 4 phases इन विच स्पर्मियोजेनेसिस अकर्स। तो सबसे पहला फेज़ है गोल्जी फेज़, जो कि इनिशियल फेज़ होता है, और इस फेज़ के अंदर में स्पर्म सेल्स के टेल और हेड एरिया क्लियरली विजिबल होने लग जाते हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो न्यूक्लियस जो है वो कंडेंस होने लग जाता है, डीएनए मटेरियल जो है वो टाइटली पैक होने लग जाता है और इनएक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि उनका कोई फंक्शन नहीं होता फिर फर्दर। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक उनका कोई फंक्शन नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड फेज़ में हम लोग देखेंगे कि उसको कैप फेज़ भी कहते हैं। तो कैप फेज़ हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्रोजोम, जो कि इनिशियल फेज गोल्जी फेज़ में ही जब हेड बनता है तो एक्रोजोम भी बन जाता है। हम लोग आगे देखेंगे एक्रोजोम क्या होता है। और एक्रोजोम जब तैयार हो जाता है हेड बनने में गोल्जी फेज़ में, तो कैप फेज़ के अंदर में एक्रोजोम का एक कैप लग जाता है, जो कि उनको प्रोटेक्शन का, एक्रोजोम के प्रोटेक्शन का काम करता है। और एक मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट होता है कैप, जो एक्रोजोमल कैप होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट होता है, जो कि स्पर्मेटिड्स के हेड पे होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, जब एक्रोजोम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक्रोजोम कैप के बारे में भी देखेंगे। तो ये सेकेंड फेज में कैप फेज के अंदर में एक्रोजोमल कैप का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो है थर्ड फेज में फॉर्मेशन ऑफ टेल होता है, और इस फेज के अंदर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो इलोंगेट होते हैं और स्पर्मेटिड्स के टेल को काफ़ी लंबा कर देते हैं। उस फेज के अंदर में टेल जो है वो लंबा होता है। और फाइनल फेज यानी कि मैच्योरेशन स्टेज के अंदर जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन के कॉन्सेंट्रेशंस वो बढ़ने लगते हैं, जो कि स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अब तक हमने देखा कि स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सर्कुलर स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो करके एक मैच्योर स्पर्मेटोजून बनाता है। स्पर्मेटोजून जो है वो सिंगल स्पर्म सेल के लिए यूज़ किया जाता है, और मल्टीपल स्पर्म सेल के लिए स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो इसमें हमने कई सारे फेजेस को भी देखा, गोल्जी फेज, कैप फेज, एक्रोजोमल फेज, मैच्योरेशन फेज, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। डायग्राम में हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आएगा। स्पर्मेटोसाइट्स जो है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का जब फर्स्ट फेज ऑफ मियोसिस होता है तो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जिनको कि हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। फिर सेकेंड फेज ऑफ मियोसिस के अंदर में 4 सिमिलर हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, और फिर उनका जो है मैच्योरेशन होता है और स्पर्मेटोजोआ तैयार होता है। तो जैसा मैं बोल रहा था, एक बार स्पर्मेटोजून के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। स्पर्मेटोजून जो होता है वो एक्टिवली मोटाइल फ्री स्विमिंग सेल होता है, और इसमें जो है 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। वो हेड, नेक एंड टेल होता है। टेल को हम लोग फ्लैजेलम भी कहते हैं। और हेड ऑफ द स्पर्मेटोजून जो होता है वो ओवॉइड शेप का होता है। ओवॉइड शेप मतलब कि अंडाकार होता है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कंडेंस्ड न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनएक्टिव होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। और जो न्यूक्लियस के ऊपर का हिस्सा है उसका 2/3 एरिया, यानी कि लगभग 66% ऑफ न्यूक्लियस हेड जो है ऊपर का हिस्सा, वो उसमें एक्रोजोमल कैप होता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है वो बेसल बॉडी होता है, जो कि हेड और टेल को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद आता है टेल। तो टेल का 3 मेजर सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है मिड पीस, एक होता है प्रिंसिपल पीस, और फिर एंड पीस।
मिड पीस जो है या फिर उसको मिडिल पीस भी कहते हैं, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि टेल का सबसे ऊपर का एरिया होता है और पूरे स्पर्म का बीच का एरिया होता है, तो इस वजह से उसको मिडिल पीस कहते हैं। और ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं कि मिडिल पीस में ही आपको मिलेगा। और प्रिंसिपल पीस जो है मोस्टली मोटिलिटी के लिए यूज़ होता है और काफ़ी लंबा होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक्सोनिम या फिर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो काफ़ी आपको मिलेंगे प्रिंसिपल पीस के अंदर में, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स मूवमेंट या मोटिलिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और लास्ट में एंड पीस है जो कि सिर्फ वो टेल का सबसे आखिरी छोटा सा पोर्शन होता है। अब हम लोग देखते हैं oogenesis के प्रोसेस को। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या फिर हम लोग उनको ऊगोनियम भी कह सकते हैं, वो फीमेल बॉडी के अंदर में कई बार माइटोसिस के थ्रू जो है मल्टीप्लाई होते हैं और फिर जब तक वो फीमेल प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचती है तब तक वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और उगोनियम बार बार ग्रो होता रहता है, डेवलप होता रहता है, मैच्योर धीरे धीरे होता है और मायोसिस के स्टेज तक पहुंचता है। जब वो मायोसिस के लिए तैयार होता है, जब वो उगोनियम मायोसिस के लिए तैयार हो जाता है, तब हम उसे प्राइमरी oocytes कहते हैं। जैसा कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कई बार माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद वो मैच्योर होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। उसके बाद फर्स्ट फेज ऑफ मायोसिस होता है जिसमें कि उसके बाद 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिसको कि हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और वो दोनों जो है नेक्स्ट सेकेंड फेज ऑफ मायोसिस होता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म सेल्स फाइनली तैयार होते हैं, जबकि oogenesis में जो है वो फाइनली सिर्फ एक ही मैच्योर गैमेट बनता है, यानी एक ही मैच्योर एक सेल तैयार होगा। तो जब प्राइमरी oocytes जो है, प्राइमरी oocytes जो जब फर्स्ट फेज ऑफ मायोसिस में जाते हैं तो उन जो प्राइमरी oocytes के पास में 2n क्रोमोसोम्स होता है, वो बनाते हैं 2 सेल्स जिनके अंदर में हाफ क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाता है, मतलब कि डिप्लॉइड सेल्स से हैप्लॉइड सेल्स, जैसा मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बताया था। सिमिलरली यहाँ पे भी एक प्राइमरी oocytes 2 सेल्स को दो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों के पास सिंगल n यानी कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। पर जो 2 सेल्स बनते हैं, जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, उनमें से एक जो सेल होगा वो पोलर बॉडी होगा जो कि छोटा साइज का होता है और एक बड़ा साइज का रह जाता है जो कि सेकेंडरी oocyte जिसके पास में कि मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होता है वो बड़ा साइज का होता है, इसलिए और वो जो है सेकेंडरी oocytes बन जाता है। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में आगे देखेंगे कैसे डिवीज़न होता है। पर दोनों के पास न्यूक्लियस होता है और दोनों के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि पेरेंट सेल से आता है, वो सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रह जाता है, यानी हैप्लॉइड सेल्स ही रह जाते हैं दोनों। पर एक जो है पोलस बॉडी बन जाता है जिसके पास साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है और छोटा साइज का रहता है, और दूसरा जो होता है उसके पास मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होता है और उसे जो है हम लोग सेकेंडरी oocytes कहते हैं और उनका साइज भी बड़ा होता है। फिर ये सेकेंडरी oocytes जो है उनका जो है सेकेंड फेज ऑफ मायोसिस होता है और उसके अंदर में 3 पोलर बॉडीज तैयार होती हैं, टोटल 3 पहले। पर मायोसिस सेकेंड फेज के अंदर में जो है फिर से सेकेंडरी oocytes जो है वो उनका डिवीज़न होता है और एक सेकेंडरी oocytes फिर से बनते हैं और फिर से एक पोलर बॉडी बनता है और टोटल पोलर बॉडीज 3 बन जाते हैं। इसको हम लोग आगे एनिमेशंस के थ्रू भी समझेंगे, डायग्राम्स के थ्रू भी समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है और काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा ये जो मैं बताना चाहता हूँ। पोलर बॉडीज जो है उनका फर्दर मायोसिस नहीं हो पाता है, वो आगे जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और जो सेकेंडरी oocytes जो होते हैं वही
ऊटिड्स बनते हैं, यानी कि oocytes बनते हैं और मैच्योर एग सेल में डेवलप होते हैं मैच्योरेशन होने के बाद। तो oogenesis के अंदर में मायोसिस होने का सिर्फ पर्पस ये होता है कि फाइनली जो मैच्योर एग सेल होगा उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होना चाहिए जो कि पेरेंट सेल से आता है, उसका सिर्फ हाफ होना चाहिए, और हाफ जो है वो पोलर बॉडीज में जा करके और डिजॉल्व हो जाता है। फर्दर जो है वो पोलर बॉडीज डिजॉल्व हो जाता है, तो उनका कोई काम नहीं आता है। तो मायोसिस यहाँ पे सिर्फ रेस्ट ऑफ द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको हटाने के लिए मायोसिस किया जाता है और पोलर बॉडीज बनाई जाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, डायग्राम्स और एनिमेशंस के थ्रू ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। तो इससे पहले हम लोग oogenesis के स्टेप्स को फर्दर डिटेल में समझें, हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ें oogenesis से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे कि oogenesis जो पूरा प्रोसेस होता है वो ओवरी के अंदर में होता है, और ये शुरुआत oogenesis की स्टार्ट हो जाती है बर्थ से पहले ही, जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी ही oogenesis का स्टार्ट हो जाता है। और ये ज़्यादातर जो जो ओवरी के अंदर में दो पार्ट्स काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है वो साइड का एरिया होता है जहाँ पे कि oogenesis होता है। आप यहाँ पे एरो से देख सकते हैं ये पूरा एरिया, हम लोग आगे एक और डायग्राम में समझेंगे कि oogenesis सॉरी कॉर्टेक्स जो है वो कहाँ पर है, वो मेडुला, मेडुला जो है वो सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ, और कॉर्टेक्स जो है वो साइड का एरिया, पूरा रीजन जो है जहाँ पे कि oogenesis का प्रोसेस होगा वो साइड का ही एरिया होता है ओवरी ओवरी के अंदर। और उगोनिया जो है वो मोस्टली जो प्रोसेस जैसा मैंने बताया कि oogenesis वो कॉर्टेक्स के अंदर होता है, और उगोनिया यानी कि जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स जैसे मैंने बताया था उसी तरह से उगोनिया होता है, सबसे इनिशियल जर्म सेल होता है जो इमैच्योर्ड जो जर्म सेल होता है, वो बर्थ से पहले ही फीटल डेवलपमेंट के समय या फिर एम्ब्रायनिक स्टेज में ही बनना शुरू हो जाता है, और उसके बाद सिर्फ माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई होता रहता है। आप यहाँ डायग्राम में साइड में देख सकते हैं कि कैसे प्राइमरी oocytes होते हैं और प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं उसके अंदर ही oogenesis होता है, और जो प्राइमरी oocytes होते हैं वो सेकेंडरी oocytes में डेवलप होते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स होते हैं, मैच्योर फॉलिकल सेल्स होते हैं। फॉलिकल सेल्स एक रीजन प्रोवाइड करता है, एक एरिया प्रोवाइड करता है कॉर्टेक्स के अंदर में, जहाँ पे कि जो oocytes होते हैं वो प्राइमरी oocytes से सेकेंडरी और मैच्योर बनकर सेकेंडरी oocytes में डेवलप हो करके और फिर निकल सके, और जिनका कि फाइनली ओवुलेशन हो सके। तो ओवुलेशन के दौरान जो है फॉलिकल्स जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं, और जो उसके अंदर में oocytes होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो मैं जैसा बता रहा था कि जो oogenesis के स्टेप्स जो है उसको क्लियरली हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी oocytes से सेकेंडरी oocytes और पोलर बॉडीज कैसे बनती हैं। तो होता ये है कि जब प्राइमरी oocytes का मायोसिस हो रहा होता है तो टीलोफेज फर्स्ट एंड सेकेंड फेज में साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड नहीं होता है। जैसा मैं बता रहा था कि एक के अंदर में, जैसे सेकेंडरी oocytes के अंदर में मैक्सिमम साइटोप्लाज्म रहता है, और पोलर बॉडीज के अंदर में साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि टीलोफेज 1 एंड 2 के अंदर में इक्वल डिवीजन नहीं होता है साइटोप्लाज्म का। और अब डायग्राम में भी देखिए प्राइमरी oocytes जो है वो सेकेंडरी oocytes में बनता है, और फिर फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है माइटोटिक डिवीजन जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनाता है दो और पोलर बॉडीज के अंदर में, फर्दर वो खुद से ही डिवीजन होता है। और सेकेंडरी oocytes जो होते हैं उनका फेसिस मायोसिस, सेकेंड फेज ऑफ मायोसिस होता है, और उसके अंदर में ootids बनते हैं, एक ootid बन जाता है और फिर एक सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। और बाय द एंड ऑफ मायोसिस सेकेंड फेज आपके पास में 3 पोलर बॉडीज होती हैं, और वो तीनों पोलर बॉडीज जो हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती हैं
या डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, उनका कोई काम नहीं होता। और ऊटिड्स जो है वो फर्दर मैच्योर होकर के और ओवम में बदल जाती हैं। तो हम लोग oogenesis को एक एनिमेशन से समझ लेते हैं। ये उगोनियम है और उगोनियम का फर्दर माइटोसिस होता है, कई बार रिपीटेडली माइटोसिस होता है, मैंने कई बार बताया भी ये पहले। और ये उगोनियम का ग्रोथ होता है फर्दर, और जब थोड़ा मैच्योर होता है तो फिर oocyte, प्राइमरी oocyte बनता है, और प्राइमरी oocyte बन जाता है तो फिर मायोसिस के लिए ये तैयार हो जाता है। तो मायोसिस 1 या फिर फर्स्ट फेज ऑफ मायोसिस जब होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। एक जो है पोलर बॉडी होता है और एक सेकेंडरी oocyte होता है। तो जो बड़ा वाला है सेकेंडरी oocyte है और जो छोटा वाला है पोलर बॉडी है। सेकेंडरी oocyte फर्दर माइटोसिस 2 में जाता है और एक और पोलर बॉडी बन जाता है और एक ऊटिड बन जाता है। जो सेकेंडरी oocytes है वो ऊटिड बन जाता है और फिर पोलर बॉडी जो है वो रेप्लिकेट होकर के टोटल तीन बन जाते हैं। और ये ऊटिड जो है वो आपका फाइनल तैयार होता है। वैसे तो पोलर बॉडीज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, जैसा मैंने बताया, वो डिसअपियर हो जाते हैं, और जो फाइनल ऊटिड होता है वही मैच्योर होकर के फाइनली आपका ओवम बनता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का कंपैरिजन दिखाया गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से जो है वो माइटोटिक डिवीजन होता है फर्स्ट फेज, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते, दोनों हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, और दोनों हैप्लॉइड सेल्स फिर से मायोटिक डिवीजन सेकेंड फेज होता है, और चार स्पर्मेटिड्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड सेल्स अगेन होते हैं। और वो चारों हैप्लॉइड सेल्स या स्पर्मेटिड्स जो हैं वो मैच्योर होकर के स्पर्मेटोजुआ तैयार होता है। oogenesis में थोड़ा डिफरेंट होता है। एक प्राइमरी oocytes से जो है फर्स्ट फेज ऑफ मायोसिस होता है, तो सेकेंडरी oocytes बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर में साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है और अनइक्वल, जैसा मैंने बताया कि टीलोफेज फर्स्ट एंड सेकेंड के अंदर में अनइक्वल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, जिसके कारण कि फर्स्ट पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, और मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जो है वो सेकेंडरी oocytes के अंदर होता है। अब फर्दर जो है फर्स्ट पोलर बॉडी का सेल डिवीज़न होता है फर्दर, और वो दो और पोलर बॉडी बना लेती हैं, और सेकेंडरी oocytes जो है फर्दर मायोसिस सेकेंड फेज होता है, और एक ootids बन जाता है और दूसरा जो है वो पोलर बॉडी बन जाता है। तो आपके टोटल 3 पोलर बॉडीज तैयार हो जाती हैं बाय द एंड ऑफ मायोसिस सेकेंड फेज, और वो तीनों पोलर बॉडीज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, उनकी उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है आगे। पर ऊटिड जो है वो मैच्योर होता है फर्दर, और मैच्योर होकर के और ओवम बन जाता है वो। यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अनुसार देख लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कैसे सेल डिवीजन के अंदर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो है यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाया जा रहा है, जो कि फर्स्ट फेज ऑफ मायोटिक डिवीजन के बाद 23 जो हैप्लॉइड सेल्स, जो डॉटर सेल्स बनेंगे, वो हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। जैसा मैंने बताया था कि डिप्लॉइड सेल्स कैसे हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो बिल्कुल आधा हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों के अंदर, और इक्वल होता है 23 और 23 इक्वल होगा। और फिर फर्दर जो है हैप्लॉइड सेल्स सेकेंड फेज ऑफ मायोटिक डिवीजन के अंदर जाते हैं। तो दोनों हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो मिल करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, और वो सारे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 एंड 23 में सेग्रीगेट हो जाते हैं। और वो चारों हैप्लॉइड सेल्स जो हैं या क्रोमेटिड्स आप कह लें, उन सब के अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, हैप्लॉइड सेल्स होंगे, और ये चारों जो है स्पर्मेटिड्स फाइनली स्पर्म सेल्स में डेवलप हो जाते हैं। अगर oogenesis की जहाँ तक बात करें तो वहाँ पे उगोनिया है या फिर आपका इनिशियल जर्म सेल है,
उसके अंदर में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि जब मायोसिस फर्स्ट फेज होता है तो एक पोलर बॉडी बनता है और एक जो है सेकेंडरी oocytes बनता है। तो सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, पर इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता है। डिफरेंस ये है कि साइटोप्लाज्म इक्वल अमाउंट में नहीं होगा। पोलर बॉडी के अंदर में साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है और न्यूक्लियस ज़्यादा होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पर्पस सिर्फ ये होता है कि डिप्लॉयड सेल्स को हैप्लॉयड सेल्स में बदलना होता है। फाइनली हमें जो है सिर्फ एक ही ओवम चाहिए, तो एक ओवम के लिए हमें ये मायोसिस 1 और 2 करना पड़ता है, और पोलर बॉडीज जो हैं वो बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, सिर्फ रह जाता है सेकेंडरी oocytes और फिर ओटिड्स, और फिर ओटिड्स से जो है वो ओवम में बन जाता है। तो आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। 46 पेरेंट सेल जो है उसके अंदर में जो ओगोनिया था उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, और फाइनली जो ओवम बनता है उसके अंदर सिर्फ 23 होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में जो है सारे मायोटिक डिवीज़न के इवेंट्स दिखाए गए हैं, और फिर फॉलिकल डेवलपमेंट भी कैसे होता है वो भी दिखाया गया है। देखिए फॉलिकल जो है, फॉलिकल सेल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फॉलिकल सेल्स के अंदर में ही oocytes जो होते हैं या ओगोनियम होते हैं, जो प्राइमरी oocyte से लेकर के फाइनली ओवम बनने तक वो फॉलिकल्स के अंदर ही रहते हैं। तो फॉलिकल सेल्स जो है उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे कि वो ग्रो और मैच्योर हो सकें ओगोनिया से फाइनली ओवम तक। और मायोटिक डिवीज़न में आप देख सकते हैं कि कैसे ओगोनियम से प्राइमरी oocytes बनते हैं, और प्राइमरी oocyte से जो है वो उनका एट द टाइम ऑफ मतलब बिफोर बर्थ जो है वो प्राइमरी oocytes तक बन जाते हैं। और जब चाइल्डहुड में होते हैं तो चाइल्डहुड में कैसे प्राइमरी oocytes से धीरे धीरे डेवलप होकर के सेकेंडरी oocytes बनते हैं, और फिर फाइनली मायोसिस 2 फेजेस ऑफ मायोसिस के बाद जो है ओवम तैयार हो जाता है। बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आपका ओवम बनना शुरू हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो लेकर के रख सकते हैं, और ये काफ़ी आपको हेल्पफुल हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग वीडियो के एंड तक आ गए हैं। हम लोग एक दो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द सपोर्टिंग सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस इज, ऑप्शन ए है स्पर्मेटोगोनिया, 2 है स्पर्मेटोसाइट्स, सर्टोली सेल्स, या फिर लेडिक सेल्स। सेकंड क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, एट प्यूबर्टी, या फिर आफ्टर प्यूबर्टी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो में पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, oogenesis स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, एट प्यूबर्टी, या आफ्टर प्यूबर्टी। ये भी हम लोग वीडियो में 2-3 जगह पे डिस्कस कर चुके हैं, आपको स्लाइड में भी कहीं डायग्राम्स वगैरह में लिखा हुआ मिल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, ओगोनिया अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी। आप इन सब के क्वेश्चंस के नंबर्स के साथ में आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप द फाइटिंग स्पिरिट अलाइव।